सोचिए, एक बड़ा साम्राज्य कैसे बनता है? क्या सिर्फ तलवारों के दम पर? नहीं, बड़े बड़े साम्राज्य सिर्फ तलवारों से नहीं बल्कि जबरदस्त आइडिया से बनते हैं। आज हम मध्यकालीन भारत के उन शासकों की बात करेंगे जिन्होंने अपनी सोच से इतिहास का रुख ही मोड़ दिया और एक मजबूत साम्राज्य की नींव रखी। तो ये जो स्क्रीन पर है ना, ये कोई मामूली लिस्ट नहीं है। इसे आप एक तरह का ब्लूप्रिंट समझ सकते हैं, एक चीट शीट जिसमें उन शासकों के जीनियस आइडियाज छिपे हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि कैसे अलग अलग शासकों ने प्रशासन, सेना और अर्थव्यवस्था में ऐसे सुधार किए जिन्होंने आने वाली कई पीढ़ियों के लिए शासन का पूरा नक्शा ही तैयार कर दिया। हाँ, तो उन्होंने ये सब किया, ठीक है, लेकिन असली सवाल तो ये है कि आखिर ये चीजें इतनी जरूरी क्यों थीं? मतलब एक छोटे से बदलाव ने आगे चलकर इतने बड़े साम्राज्यों की नींव कैसे रख दी? चलिए आज इसी पहेली को परत दर परत खोलते हैं। ठीक है, तो अपनी इस बातचीत को हम 3 हिस्सों में देखेंगे। पहला, एक मजबूत प्रशासन कैसे बनाया गया। दूसरा, अर्थव्यवस्था को कैसे नई दिशा दी गई। और तीसरा, वो कौन सी विरासत थी जो आज भी हमारे साथ है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। देखिए, एक बहुत बड़ा साम्राज्य चलाना ये सिर्फ लड़ाई जीतने जैसा नहीं है। इसके लिए चाहिए था कंट्रोल, एक ऐसा सिस्टम जो न्याय दे सके। जरा सोचिए, लाखों की सेना है, दूर दूर तक फैली हुई। अब इनको कंट्रोल कैसे करें, कैसे पक्का करें कि सब वफादार रहें? ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी और अलाउद्दीन खिलजी ने इसका एक बड़ा ही स्मार्ट हल निकाला। ये 2 शब्द, दाग और हुलिया, सुनने में तो बड़े सिंपल लगते हैं ना, लेकिन ये अपने समय के सबसे बड़े मिलिट्री रिफॉर्म्स में से एक थे। दाग का मतलब था घोड़ों की ब्रांडिंग। हर शाही घोड़े पर एक मुहर लगा दी ताकि कोई उसे घटिया घोड़े से बदल ना पाए। सिंपल पर जीनियस। और हुलिया, ये तो समझ लीजिए उस जमाने का बायोमेट्रिक आईडी था। हर सैनिक का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता था। इससे धोखाधड़ी और करप्शन पर जो रोक लगी वो कमाल की थी। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। खिलजी ने जो बीज बोया था, आगे चलकर मुगलों ने उसे एक बहुत बड़ा पेड़ बना दिया। अब यहां देखिए, खिलजी का सिस्टम पूरी तरह से मिलिट्री पर फोकस्ड था, लेकिन अकबर ने इस आइडिया को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। उन्होंने शुरू की मनसबदारी प्रथा। अब ये क्या थी? आसान भाषा में कहें तो ये पूरे एम्पायर के लिए एक सिंगल यूनिफाइड रैंकिंग सिस्टम था। मिलिट्री हो या सिविल, सबका रैंक, सैलरी, जिम्मेदारी सब कुछ उनके मनसब पर डिपेंड करता था। ये एडमिनिस्ट्रेशन में एक रेवोल्यूशन था। तो ठीक है, सेना तो मजबूत हो गई, लेकिन एक साम्राज्य सिर्फ ताकत से नहीं चलता, लोगों के भरोसे से चलता है। और भरोसा आता है न्याय से। तो चलिए अब देखते हैं कि न्याय को आम आदमी तक पहुंचाने के लिए क्या अनोखा तरीका अपनाया गया। इसकी कल्पना कीजिए, आगरा का किला है और उसकी दीवार से यमुना नदी तक एक सोने की जंजीर लटकाई गई है। इसमें घंटियां बंधी है। अब कोई भी आम इंसान जिसे लगता है कि उसके साथ नाइंसाफी हुई है, वो बस जाकर उस जंजीर को खींच दे और घंटी की आवाज वो सीधे बादशाह तक पहुंचती थी। ये सिर्फ एक सिस्टम नहीं था, ये एक सिंबल था, एक बहुत पावरफुल मैसेज कि बादशाह अपनी जनता के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है। चलिए अब बात करते हैं पैसे की, मतलब अर्थव्यवस्था की, क्योंकि किसी भी साम्राज्य को चलाने के लिए जो इंजन चाहिए वो तो इकोनॉमी ही है। तो देखते हैं कि इस इंजन को कैसे ट्यून किया गया। देखिए, किसी भी इकोनॉमी की रीढ़ होती है उसकी करेंसी। इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। मोहम्मद घोरी ने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की तस्वीर बनवाकर लोकल लोगों का दिल जीतने की कोशिश की। फिर आए मोहम्मद बिन तुगलक, जिनका टोकन करेंसी का एक्सपेरिमेंट वो उतना सफल नहीं रहा। लेकिन फिर आए असली गेम चेंजर, शेर शाह सूरी। उन्होंने चांदी के रुपया और तांबे के दाम का एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया। और यह सिस्टम इतना जबरदस्त था कि आज भी हम जो रुपया इस्तेमाल करते हैं उसकी जड़ें यहीं से जुड़ी हैं। लेकिन बात सिर्फ सिक्कों की नहीं थी। इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए बाजारों और सबसे जरूरी जमीन पर भी पकड़ बनाना जरूरी था। और यहां हमें 2 बिल्कुल अलग अलग सोच दिखाई देती है। एक तरफ थे अलाउद्दीन खिलजी, जिनका पूरा ध्यान अपनी सेना पर था। उन्हें अपनी आर्मी के लिए सस्ता अनाज चाहिए था, तो उन्होंने शहनाई मंडी बनाकर मार्केट की कीमतों को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया। वहीं दूसरी तरफ थे अकबर। वो जानते थे कि असली ताकत जमीन और किसान में है, तो उन्होंने दहसाला सिस्टम लागू किया, जो जमीन नापने और टैक्स तय करने का एक बहुत ही साइंटिफिक तरीका था। इससे किसान भी खुश थे और खजाने में पैसा भी लगातार आ रहा था। और फिर एक बार शेरशाह सूरी का जिक्र आता है, जिन्होंने किसानों के लिए सच में क्रांतिकारी काम किया। उन्होंने पट्टा और कबूलियत सिस्टम शुरू किया। इससे आप एक तरह की डील समझ सकते हैं।
पट्टा सरकार की तरफ से किसान को दिया गया जमीन का एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट था, एक गारंटी। और कबूलियत किसान का एग्रीमेंट था कि वो कितना टैक्स देगा। सोचिए, पहली बार किसान और सरकार के बीच का रिश्ता कागज पर साफ साफ लिखा गया। ये किसानों के अधिकारों के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। तो हमने प्रशासन देख लिया, अर्थव्यवस्था देख ली, अब आते हैं आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, विरासत। क्योंकि ये शासक सिर्फ नीतियां बनाकर नहीं गए, उन्होंने ऐसी चीजें बनाई जो आज भी हमारे सामने खड़ी हैं। और जब भी विरासत की बात होती है ना, शेरशाह सूरी का नाम जरूर आता है। और सबसे कमाल की बात क्या है, ये सब उन्होंने सिर्फ 5 साल के राज में कर दिखाया। पुरानी जीटी रोड को फिर से बनवाना, एक एफिशिएंट पोस्टल सर्विस यानी डाक सेवा शुरू करना, पाटलिपुत्र को पटना का नाम देना, दिल्ली का पुराना किला, हर काम में एक विजन था। हाँ, लेकिन शेर शाह अकेले नहीं थे। उनसे पहले भी गयासुद्दीन तुगलक जैसे शासकों ने खेती बाड़ी के लिए नहरों का जाल बिछाने का जरूरी काम किया था। और बहुत से शासकों ने नए नए शहर बसाए जो आज भी हमारे देश के बड़े सेंटर्स हैं। तो विरासत बनाने के भी 2 पहलू हैं। एक तरफ गयासुद्दीन तुगलक जैसे लोग थे जिन्होंने नहरें खुदवाईं, मतलब देश की बुनियाद को मजबूत किया। और दूसरी तरफ सिकंदर लोधी जैसे शासक थे जिन्होंने आगरा जैसा पूरा का पूरा शहर बसा दिया, जो आगे चलकर मुगलों की राजधानी बना। एक महान साम्राज्य के लिए ये दोनों ही चीजें यानी बुनियाद और इमारत बहुत जरूरी होती हैं। और एक बात तो तय है, जब किसी राज्य में शांति होती है, इकोनॉमी अच्छी होती है, तो आर्ट और कल्चर अपने आप पनपते हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि अकबर के दौर को लिटरेचर का गोल्डन एज कहा जाता है और जहांगीर के दौर को पेंटिंग का। एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन ही कला को फलने फूलने का माहौल देता है। तो आखिर में हम क्या समझते हैं? यही कि ये सारे सुधार कोई एक दिन में हुए चमत्कार नहीं थे, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। हर आने वाले शासक ने अपने से पहले वाले के काम को आगे बढ़ाया। जैसे खिलजी के आइडिया ने अकबर की मनसबदारी की नींव रखी, शेर शाह के सिस्टम ने मुगलों को एक रास्ता दिखाया। ये एक तरह का रिले रेस था जहां हर कोई बैटन को थोड़ा और आगे ले जा रहा था। तब अगली बार जब हाथ में रुपया आए या जीटी रोड पर गाड़ी दौड़े या फिर अपनी जमीन के कागजात सामने आए, तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा कि सदियों पहले के इन शासकों की विरासत आज भी हमारी जिंदगी का कितना बड़ा हिस्सा है। सवाल यह है कि उनकी बनाई उस नींव पर आज हम क्या बना रहे हैं। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।